नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल जीनियस आर्क। आज हम बात करने वाले हैं गेक 2025 के लास्ट 2 मंथ के स्ट्रेटजी के बारे में। मतलब कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं सीरियस तैयारी भी करता था तब का भी, और जब मैं मास्टर किया उसके साथ मैंने गेक दिया और कैसे दिया कि मेरा 1000 के आसपास रैंक आया और आज मैं मतलब एनकेपीसी में हूँ। तो अभी ऐसा है कि 2 महीने पूरा बचे हुए, मतलब आज 4 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मान लीजिए कि 5 को आपके पास पहुँचेगा मोस्ट प्रोबेबली। फिर भी आपके पास पूरा 2 महीना बचा हुआ है, तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से अपना स्ट्रेटजी होना चाहिए लास्ट 2 मंथ में, और किस तरह से पढ़ाई होगी, हम अपना इफ़ेक्टिव तरीके से अपना टाइम का यूज करें और नंबर लाएं। तो हम चलिए बात करेंगे उसी के बारे में। तो जैसा आप देखोगे कि मेरा टाइटल भी वही है आज के वीडियो का, कि इफेक्टिव वे टू सिक्योर अंडर 1000 की रैंक इन गेक इन जस्ट 2 मंथ। तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक जो सीरियस एस्पिरेंट, जो मान लीजिए कि बीटेक अभी 4th ईयर क्वालिफाई करके आए हैं, तो 2 पार्ट में है। एक जो अभी मान लीजिए कि बीटेक क्वालिफाई जस्ट किए हैं, और ये वाला जो होगा सेशन, जो सीरियस एस्पिरेंट वाला जो पोर्शन है, वो सारे ब्रांच के लिए होगा। और कुछ लोग क्या होते हैं कि जो मास्टर कर रहे हैं अभी या कहीं जॉब कर रहे हैं, वो लोग अपने चाहते हैं कि पीएसयू में स्विच करने के लिए, या अच्छी सैलरी जो भी हो, मान लीजिए कि कोई प्राइवेट कंपनी में मान लीजिए 30-35 हज़ार कमा रहा हो और वो चाहता है कि अच्छी सैलरी मिले और अच्छा फैसिलिटीज़ मिले, तो वो चाहेगा कि पीएसयू में आने के लिए। उनके लिए भी है, दोनों के लिए है। तो चलिए आप देखते हैं आगे। पहले बात करते हैं हम सीरियस एस्पिरेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए चीज़ें। तो जैसा कि आपको पता है 2 महीने बचे हैं आपके पास, तो मैं मतलब इस पर बोलना चाहूँगा कि अब तक मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपके सारे सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। तो आपको अब ये नहीं होना चाहिए कि नोट्स पढ़ रहे हैं, थ्योरी बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब काम अब तक आप बखूबी किए होगे और अच्छे से किए होगे। तो अब आपको क्या करना है, आप केस सीरीज लगाना शुरू कर दो अब से। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पार्ट वाइज जो होता है केस सीरीज आपने लगाना शुरू कर दिया होगा, मतलब कि टॉपिक वाइज जो होता है केस सीरीज वो लगाना आपने शुरू कर दिया होगा। तो अब क्या होता है, फुल मॉक टेस्ट होते हैं, तो उसको लगाना शुरू कर दो, या एक जो होता है कि 2-3 सब्जेक्ट को मिला के जो केस सीरीज बनते हैं उसको लगाना शुरू कर दो। और एक कितना होना चाहिए, 3-4 केस इन अ वीक होना चाहिए। कि क्या होता है कि एक दिन आपने केस लगाया, उसको अच्छे से एनालाइज किया, और उसमें समय जाता है, बहुत बढ़िया समय जाता है अगर आप अच्छे तरीक़े से करोगे। तो मेरा तीसरा पॉइंट वही है कि एनालाइज द ऑन सीरियस नोट, मैं एनालिसिस लिख दिया हूँ। तो केस सीरीज एनालिसिस करो अच्छे से। देखो क्या होता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि कभी कभी एग्ज़ाम वाले मोड में आने के बाद हम क्या करते हैं ना, कि क्वेश्चन में कभी कभी हम तुक्का लगा देते हैं, और तुक्का सही भी हो जाता है। मान लो जो गलत हो गया सो गलत हो गया, उसको तो हम एनालिसिस करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो तुक्का लगता है और सही हो जाता है तो उसको हम कभी कभी छोड़ देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या होगा कि तुक्का लगाए हो तो तुम्हें पता है ना कि तुम तुक्का लगाए हो, तो वो तो गलती से सही हुआ है ना, तुम्हारा कंसेप्ट तो क्लियर नहीं है उस पर। तो उसको भी अच्छे से एनालाइज करो। ये नहीं कि तुक्का लगा के सही हो गया तो चलो मान लिया सही हो गया, मान लो कि अगला क्वेश्चन वही मेन गेट में आ गया तो, या उस वही कंसेप्ट का यूज कर लिया तो इसलिए उस पर आपका कंसेप्ट अच्छे से पकड़ होना चाहिए। तो आप उसको भी एनालाइज करो बढ़िया से, और हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करो। मन करे तो नोट्स में उसका क्वेश्चन जो पेज छोड़े होगे तुम नोट्स बनाते समय,
उस क्वेश्चन को लिखो भी। क्या होता है कि एक बार तुम देख रहे हो, एक बार तुम लिख रहे हो, और लिखते वक्त भी पढ़ के लिख रहे हो, तो 3 बार तुम कर लिए ना। 3 बार में बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है। उसके बाद है चौथा पॉइंट, फाइंड योर वीक पॉइंट इन राइटिंग और गैरी। क्या होता है कि हम लोग बोल देते हैं कि इस सब्जेक्ट में मेरा ये वीक है। तुम्हारे पास 15 सब्जेक्ट होंगे, सबका केस दे रहे हो, तो जब तुम जाओगे एनालिसिस करने के लिए, या तुम सोचोगे कि मैं चलो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ पोर्शन को, तुम्हें पता नहीं रहेगा कि किस सब्जेक्ट में कौन सा पोर्शन मेरा छूटा हुआ था या वीक रह गया था। तो उसको लिखो कि बाद में पता चले तुम्हारा क्या वीक है और कितना काम करना है उस पर। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं उस पर क्या करता था, स्टार मार्किंग कर लेता था कि मेरा इस टॉपिक पे मान लो कमज़ोर है तो कितना कमज़ोर है। अगर 1 स्टार दिया तो बहुत कमज़ोर है, 2 स्टार दिया थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, कम है, 3 स्टार दिया तो एवरेज है, 4 स्टार दिया तो बढ़िया है, और 5 स्टार दिया तो मतलब उस पर देखना ही नहीं है। तो टॉपिक को इस तरह मैं डिवाइड किया करता था अपने तरीके से। तो ये कर सकते हो। वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ फार्मूला। जो भी देखो कि क्या दिक्कत है, तुम्हें फार्मूला याद नहीं था कि कंसेप्ट में गलती थी। कंसेप्ट में गलती है तो उस पोर्शन को ही केवल पढ़ो, ये नहीं कि पूरा टॉपिक ही पढ़ रहे हैं या पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस पोर्शन में दिक्कत है अभी, क्योंकि 2 महीना बचा है, तुम पूरा पोथी लेकर बैठ नहीं सकते, तो वहीं पढ़ो केवल। मेरा ये मानना है कि 4 फुल लेंथ केस तुम थर्ड वीक ऑफ जनवरी के लिए बचा के रखो। थर्ड वीक में तुम क्या करो, 1-2 दे दो केस, और जो 4th वीक होगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 तारीख को ही फरवरी को एग्ज़ाम है सबका, जो कि नहीं है, और बाकियों का 11-12 को भी होगा शायद, क्योंकि 7 अगले वीक में भी होगा, पर मैं मिनिमम मान रहा हूँ, डेट मान रहा हूँ। तो 3 थर्ड वीक में तुम 2 दे दिए और 4th वीक में 1 दे दिए। लास्ट में क्या होता है, केस के नहीं दिया जाता है ज़्यादा हम फार्मूला पर फोकस करते हैं कि सारे फार्मूला के थ्रू एक बार गो थ्रू हो जाए, और उसके बाद ब्रशअप करते हैं चीज़ों को, ज़्यादा हेडेक नहीं पालते हैं दिमाग में। तो वहाँ पे ये सीन आएगा कि तुम केस बचा कर रखो लास्ट के लिए, और उसमें तुम टाइम वगैरह सबको देखो कि तुम कितना देर पहले। क्या होता है, जब तुम केस सीरीज दो तो तुम अपना एक पैटर्न बनाओ। पैटर्न कैसा होना चाहिए कि मैं पहले सिलेक्टिव क्वेश्चन ही करूँगा। तो जो सिलेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए भी बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है, कि तुम्हें 55 क्वेश्चन को एक बार तो गो थ्रू करना है, और ऐसे करना है कि जो तुम छोड़ रहे हो उसके लिए समय भी बचे तुम्हारे पास। जैसे मान लिया 55 क्वेश्चन है, पहले अटेम्प्ट में तुम 22 कर लिए, अब 22 कर लिए फिर भी तुम्हारे पास अभी 33 बचा हुआ है। अब 33 बचा है, उसको करने के लिए तुम्हारे पास मिनिमम 2 घंटे तो होने चाहिए, या 1.5 आवर तो होने चाहिए। डिपेंड करेगा कि कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स वाले छूटा है तुमसे। तो मतलब ये भी है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ख़तरनाक साबित होता है इसमें। अगर तुम टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो फिर तुम कितना भी नॉलेज हो तुम्हारे पास, कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपना एक पैटर्न बनाओ कि तुम्हें पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, कैसे क्वेश्चन छोड़ने हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने। तो इस तरह से चीज़ें इफ़ेक्टिवली वर्क करती है, मतलब कि कचरा रहता नहीं फैलता है। पता चला तुम सीक्वेंस से क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ में 5 मिनट दे दिए, कुछ में 1 मिनट दे दिए, कुछ में 4 मिनट दे दिए, और लास्ट में तुम्हारे पास 20 क्वेश्चन बच गया, 1 घंटा बचा हुआ है, और तुम्हारी ऐसे ही लग जाएगी। और सारे वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे पास 1 घंटा बचा हुआ है, 20 क्वेश्चन करने हैं, तो नहीं हो पाएगा तुमसे, क्योंकि वो लेंदी क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे। तो अपना देख लो कि किस तरह से तुम स्ट्रेटजी बनाओगे। अगला है कि फार्मूला शुड बी ऑन टिप्स विद और कंडीशन। देखो क्या है, एक कहा जाता है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। कि फार्मूला तो याद है, पर किस केस में लगेगा ये पता नहीं है मुझे। थर्मोडायनेमिक में जैसे कि बहुत सारे केस है, कौन सा फार्मूला कहाँ लगता है पता ही नहीं है तुम्हें, बस फार्मूला याद है, कहीं का कहीं लगा दिए, आंसर गलत। और जो कहीं का कहीं लगाते हो उसका एक ऑप्शन तुम्हारे ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, और मे भी वो पहला ऑप्शन ही रहेगा। तो जब तक पूरा फार्मूला कंडीशन के साथ याद ना हो तब तक ये, मतलब ना ही याद हो तो सही है वो फिर तो, क्योंकि वो आधा याद करोगे -0.6 लेके आओगे, फ़ायदा ही नहीं है। अब आते हैं MK का जॉब
जो करते हैं उनके लिए। तो उनके लिए मेरा कहना ये है कि भाई तुम, मैं मान के चल रहा हूँ कि सेमेस्टर तुम्हारा ख़त्म हो गया होगा अभी, जनरली दिसंबर तक हो जाता है। अभी तो प्लेसमेंट वगैरह शुरू होते हैं आईआईटी में, और एनआईटी में तो रेंगम चलता रहता है हमेशा कभी भी। तो मैं मान रहा हूँ कि 5 तारीख तक तुम्हारा प्लेसमेंट वाला भी सीन ख़त्म हो जाएगा, 5, 6, 7 तक। उसके बाद तुम क्या करो, तो अगर एमटेक जो कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा इजी क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़े होंगे। जब प्लेसमेंट वाला टेस्ट दिया जाता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। लेकिन जो भाई जॉब कर रहे हैं उनको कुछ पता नहीं होता, और वो मान लो कि अभी उनको आया कि चलो अब शुरू करते हैं थोड़ा पढ़ाई, तो उनके लिए भाई कि तुम एक टेस्ट दे दो, केस सीरीज लो कोई भी, और एक टेस्ट फुल लेंथ वाला टेस्ट दे दो, और उससे पता चल जाएगा तुम्हें कि कितने टॉपिक या कितने सब्जेक्ट पर तुम्हारा पकड़ मजबूत है, और कितना मजबूत है, और कितने पर काम करना है, और ज़्यादा काम करना है। और ज़्यादा काम करने के बाद भी तुम्हारा उस पर पकड़ बन जाएगा, उसी पे काम करना, क्योंकि समय तुम्हारे पास कम है। तो पहले एक केस सीरीज दो, मतलब टेस्ट दे दो, उसके बाद तुम एनालाइज करो उसको, और फिर अपना स्ट्रेटजी बनाओ। और मेरे हिसाब से जो मैं जहाँ तक ये किया हूँ कि मैं मानता हूँ कि अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स कंप्लीट है तो 13 से 15 नंबर तुम्हारा कवर हो जाएगा इसमें। उसके बाद एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में 8 से 10 नंबर आ जाएगा। इंग्लिश के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, अगर आना होगा तो तुम्हें आ ही जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। अगर डिफ़िकल्ट आ गया तो उसके लिए समय नहीं देना है इस पर, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास समय नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब उसको एक 2 टॉपिक को छोड़ दो तो ईजी सब्जेक्ट है, ईजिली कवर हो जाएगा। और 8-10 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। मैं इस पर 10-12 लिख दिया हूँ, लेकिन 8-10 तो आराम से आ जाएंगे इसमें। सॉम, मतलब अगेन ईजी भी बोलेंगे इसको और डिफ़िकल्ट भी बोलेंगे, और डिपेंड करता है किस पोर्शन पे तुम बात कर रहे हो। कुछ ऐसे पोर्शन हैं इसके जो सीधे फार्मूला बेस हैं, एसएफ की बीएमकी से जैसा हमेशा क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो मैं अगर इसकी बात करूँ, ये देखो, ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, केवल मैकेनिकल वालों के लिए है। अपर वाले पोर्शन था सभी ब्रांच के लिए, अब केवल मैकेनिकल बेस पे है, क्योंकि मैं मैकेनिकल से हूँ तो मुझे सब्जेक्ट के बारे में, मैकेनिकल के बारे में पता है। तो सॉम अगर तुम तैयार कर रहे हो 15-16 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि देखो तुम्हें अब सिलेक्टिव होना है। सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक कवर नहीं करनी है, और हो भी नहीं पाएगा। अगर करोगे तो तुम, नहीं होता है, छितर के रह जाओगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। फिर अगला है प्रोडक्शन, केवल फार्मूला याद कर लो, क्योंकि प्रोडक्शन में बहुत सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें 6-7 नंबर तुम पा जाओगे इजीली। अगला बाकी है थर्मोडायनेमिक। अगर थर्मोडायनेमिक पे तुम थोड़ा सा भी फार्मूला वगैरह देख लोगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक हम लगभग सारे पढ़ के आते हैं, या तो तुम बीटेक लेवल पे अच्छे से पढ़े होगे या 11 12 पे। तो थर्मोडायनेमिक का कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी ध्यान दे दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा काम, और 2-3 नंबर आ जाएंगे। और इसमें आईसी इंजन भी आ जाता है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल मेनली होता है। और थोड़ा सा देख लेना कुछ और भी हो तो। हीट ट्रांसफर में भी 2-3 नंबर आ जाते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर पे आ गया, ये कुछ पे आ गया, तो इसमें भी बहुत इजीली कर सकते हैं कि स्कोर कर सकते हैं। मशीन डिजाइन का फार्मूला वाला क्वेश्चन भी ध्यान दे सकते हो तुम, ज़्यादा डेप्थ कंसेप्ट वाला तो नहीं, पर क्लच, गियर वगैरह हो गया, उसके बाद ब्रेक हो गया, ये सब के क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं। फ्लाई व्हील थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, कभी फार्मूला देख सकते हो तुम, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता नहीं है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसके। थ्योरी ऑफ मशीन, इसका भी केवल फार्मूला देखो, क्योंकि समय तुम्हारे पास है नहीं। तो कंसेप्ट में इसके बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, तो केवल फार्मूला वाला क्वेश्चन देखो बन जाएगा, 5-6 नंबर तो आ ही जाएगा। इंडस्ट्रियल एनर्जी इंजीनियरिंग पूरा फार्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे तुम पूरा सब्जेक्ट ही कवर कर सकते हो इसके, और इसमें स्कोर भी पूरा होते हैं। क्वेश्चन भी इसके फॉरवर्ड आता है। मेट्रोलॉजी में भी ऐसे ही सीन है, कोई ज़्यादा घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं आता।
इंस्पेक्शन वगैरह के क्वेश्चन आएंगे, गेज वगैरह के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद जो एरर निकालते हैं उसके क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद जो एक नया टॉपिक अभी आया हुआ है ऑटोमेशन वाला, उसका क्वेश्चन होता है, तो देख सकते हो। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग केस सीरीज के बारे में। पहला है मैगी जी। दूसरा होगा एक्सर्जिक। तीसरा होगा एसिडिक में। तीनों के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें कोई मेरा सगा तो है नहीं, जो भी बताऊंगा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। तो मैंने तीनों केस सीरीज ले रखी थी कभी ना कभी। पहले साल में तो मैंने मैगी जी और एसिडिक में ले रखा था, और 2023 में एक्सर्जिक और एसिडिक में ले रखा था। चलो तीनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। पहला है मैगी जी। फेयर रिव्यू है। देखो 2022 में मैंने दिया था मैगी जी का केस सीरीज, और उसमें पेपर बहुत अच्छा आया था, टफ आया था और यूनिक तरीके से आया था। तो उस समय इन्होंने लेवल मैच नहीं किया था उस पेपर का। फिर मैंने 2023 में एक सर्जिक दिया। इन्होंने भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया फिराया था, बढ़िया क्वेश्चन था, लेवल वाला क्वेश्चन था। मैगी जी का लेवल बढ़िया होता है, पर उस समय कुछ कंसेप्चुअल और क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन आ गए थे, तो वो लेवल मैच नहीं किया था। ऐसे एकेडमी केवल बल्क में क्वेश्चन देते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैगी जी या एक सर्जिक में कोई एक ले लो, मोस्ट प्रिफरेबली एक सर्जिक ले लो, क्योंकि मैगी जी में क्या होता है ना, क्लासरूम ओरिएंटेड क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही रहता है। अगर तुम क्लासरूम में किए हो तो कुछ ज़्यादा कर दोगे, नहीं किए हो तो कम करोगे, ऐसा सीन है। तो एक सर्जिक ले लो या मैगी जी ले लो, और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो ऐसे ले लो। तो हो गया कैसे इसके बाद। और जो मैंने थंबनेल में दिया है, तो भाई देखो वो सब बातें 1000 के नीचे रैंक या 1000 तक रैंक केवल जॉब वाले और मास्टर वालों के लिए है। जो फ्रेशर्स हैं या इवन जो मास्टर कर रहे हैं, वो भी कितना भी रैंक ला सकते हैं, मतलब 100-200 के अंदर में भी ला सकते हैं रैंक। मेरे भी बहुत जानने वाले 100 के आसपास रैंक लेके आए हैं मास्टर करते हुए भी, तो तुम भी ला सकते हो, ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पर ये मैं जनरल केस कंसिडर किया हूँ कि 1000 के नीचे रैंक लेकर आने वाला, तो ज़्यादा शंकी मत होना इस बात को लेकर कि 1000 कैसे बोल दिए। अबे तुम रैंक बढ़िया लाओ, क्या ही दिक्कत है मुझे, पर ये तो जनरलाइज केस के लिए है। तो ये सब रहा। और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत हुआ तो एक और वीडियो ला देंगे इसके लिए, या अगले मंथ एक वीडियो आएगा ही, एक मंथ के लिए क्या करना चाहिए हमें। तो अगर इन्फॉर्मेशन तुम्हें अगर सपोर्टिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो, और आगे ऐसी इन्फॉर्मेशन आते ही रहेंगे। और वैसे भी मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल रखा हूँ अपने चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर सकते हो और जाकर वहाँ पे देख सकते हो सारे PSUs के नोटिफिकेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह के बारे में, इंटरव्यू वगैरह के बारे में। तो चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।